कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए हैं तो साथ संयोग करके या वियोग करके जुड़कर या कहें वो समीकरण रासायनिक समीकरण करता है जिसमें होता है, यानी ये संगमरमर है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश कुमार निराला आप लोग के बीच निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से साइंस के केमिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस केमिस्ट्री का पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग जहाँ तक कि देख सकते हैं कि अभी जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है ना। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जो है कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये चैप्टर से बिहार बोर्ड क्लास 10th, यूपी बोर्ड क्लास 10 और झारखंड बोर्ड क्लास 10, ये तीनों ही स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे कम 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों, हम इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर के अंतर्गत इंट्रो क्लास में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी विशेषता को भी हम बारी बारी से समझेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे बैठे आप 10th के बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया दैट मीन्स एक क्रिया, ऐसी क्रिया जिस क्रिया के माध्यम से कोई नया पदार्थ बन सके। कहने का मतलब है क्या कि अगर मान लीजिए ये जो पूरी केमिस्ट्री है ना, पूरी केमिस्ट्री की जो दुनिया है वो सही पूछिए तो रासायनिक अभिक्रिया पे टिकी हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया ये बताती है कि हम 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं या फिर उसको तोड़ते हैं तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उस नए पदार्थ को जो बनाए जाते हैं ना, वो बनाने की जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई तत्व या यौगिक अकेले या किसी अन्य यौगिक के साथ संयोग करके या वियोग करके, जुड़कर या टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण जो होता है, ये नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग के बीच इस चीज को क्लियर करेंगे। जैसे आपके बीच हमने दे दिया क्या कि संगमरमर का अणुसूत्र लिए हैं CaCO3। ये एक बड़ा यौगिक है। इस बड़े यौगिक को तोड़ के कैल्शियम, ऑक्सीजन के यहाँ 3 परमाणु हैं, जिसमें कैल्शियम के साथ एक परमाणु को जोड़ दिया गया और फिर कार्बन के साथ बचे हुए 2 ऑक्सीजन के परमाणु को जोड़कर 2 नए यौगिक का निर्माण, यानी एक बड़े से यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर CaCO3 को तोड़ के 2 नए यौगिक बने हैं, एक कैल्शियम मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। 2 नए यौगिक का निर्माण किया। ये नए पदार्थ का निर्माण करना, ये नई यौगिक का निर्माण करना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा ये तो एक वियोजन प्रक्रिया है, यानी टूटने की प्रक्रिया है। केवल टूटना ही रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, जुड़ के भी नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्लोरीन के 2 परमाणु के साथ मिलकर यहाँ बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 2 तत्व आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब जैसे नए यौगिक का बन गया भाई, तो नए यौगिक का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाई। यानी कि आप लोग मोटा मोटी ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंतर्गत हम अकेले कोई यौगिक टूटकर या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाना, एक नए पदार्थ का निर्माण करना, जिसका गुण बाकी के यौगिक के जिससे वो जुड़कर बने हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट जो है कि यौगिक प्राप्त हो, यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको और आगे की ओर लेकर आते हैं। मैंने आपको जो बोला है आप लोग अच्छे से समझ गए हैं।
तो आप लोग जरूर इस चीज को जो है कि कमेंट के माध्यम से हमको दर्शाएंगे। मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया कि जब कोई तत्व या यौगिक अकेले या किसी अन्य यौगिक के साथ संयोग करके या वियोग करके जुड़कर या टूटकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग पहला हम जो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं या दूसरा आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक समीकरण है जिस समीकरण के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को जिस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं वो समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है बच्चों। तो आप लोग दो टॉपिक समझे हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दूसरा रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको बताया है जब कोई तत्व या यौगिक अकेले या किसी अन्य यौगिक के साथ संयोग करके जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसका गुण उसके मूल यौगिक या तत्व से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी यह संगमरमर है जो कि ठोस पदार्थ है, जबकि यहां जो बन रहा है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, यहां बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस है। यानी कि ठोस पदार्थ टूटकर दो भिन्न प्रकार के गैस का निर्माण कर रहा है। यानी कि जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, भिन्न है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बच्चों अब आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता हो सकती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कई विशेषताएं हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया से नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया से ठोस द्रव गैस यानी पदार्थों के अवस्था में बदलाव ला सकते हैं। आप ठोस से गैस बना सकते हैं, गैस से द्रव बना सकते हैं, द्रव से ठोस भी बना सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं। यानी कि ये सारी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होती है। यानी कि हमने आपको बताया है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। केवल गैस की उत्पत्ति नहीं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था की उत्पत्ति होती है दोस्तों। यानी कि अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया से हम किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे ठोस के रूप में था CaCO3, उसको तोड़ के हम कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाए हैं ये ठोस से गैस में बदल दिए हैं। यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन जो कि गैस है, क्लोरीन ये भी गैस है, और इससे हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड बना है ये एक द्रव पदार्थ है। तो आप देख सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप दोस्तों अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप यानी कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अवक्षेप से याद आया कि गर्म दूध की अभिक्रिया किसी खट्टे पदार्थ से करवा दीजिए, यानी एसिड अम्ल से करवा दीजिए, तो वो दूध जो है फटकर उससे जो है कि पनीर निकलता है, पनीर प्राप्त होता है, छेना प्राप्त होता है। यानी कि एक दूध जो कि द्रव की अवस्था में है, द्रव से हमको ठोस मिल रहा है, ठोस जो पनीर मिल रहा है वो पनीर क्या है, अवक्षेप है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ही हम क्या किए हैं, अवक्षेप की प्राप्ति की है, पनीर निकाल सकते हैं, छेना की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने बोला क्या, इसके फलस्वरूप पदार्थों के रंगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंगों में बदलाव ला सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई, आप भोजन जो पकाते हैं रसोई घरों में, तो आप क्या कोई भी जो भोजन है जिसको आप रसोई घरों में तैयार कर रहे हैं, क्या वो भोजन पकने से पहले वही उसी रंग का होता है? नहीं, पकने के बाद जब आप उसको उष्मा से अभिक्रिया करवाते हैं तो उसके कलर बदल जाते हैं, उसके टेस्ट बदल जाते हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। यानी कि हमने आपको बोला क्या कि रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। तो आप
आपको मोटा मोटी मैंने रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताया है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में मैंने सबसे पहली विशेषता बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस, यानी कि ठोस है तो ठोस से द्रव भी बना सकते हैं, ठोस से गैस भी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। द्रव है तो द्रव से ठोस में भी परिवर्तन किया जा सकता है और द्रव से गैस में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से गैस से ठोस में भी और गैस से द्रव में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, पदार्थों के रंगों में परिवर्तन लाया जा सकता है, और तो और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया भी आपको इसमें आगे पढ़ना है। दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहिए। अब हम आपको लेकर आते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमने आपको हिंट दे दिया है रासायनिक समीकरण क्या है। अब रासायनिक समीकरण को और डिटेल के साथ समझने का मौका आ चुका है, तो चलिए हम रासायनिक समीकरण की ओर चलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके लिए जो एक शॉर्टली जो है कि एक समीकरण तैयार करते हैं, जिस समीकरण के माध्यम से उस रासायनिक अभिक्रिया को करने में काफी सुविधा होती है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक नया एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमने रासायनिक अभिक्रिया जल की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिसके लिए हाइड्रोजन के 2 अणु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ करवाए, यानी 2O2 की जो है ऑक्सीजन के 2 अणु और 2H2 हाइड्रोजन के 2 अणु को आपस में रासायनिक अभिक्रिया के साथ जोड़ते हैं तो इससे प्राप्त होता है 2H2O। देखिए तो ये संतुलित समीकरण है क्या, बैलेंस समीकरण है। हाइड्रोजन के कुल मिलाकर 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो यहां जल के यहां 2 अणु बन रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु तो है लेकिन ऑक्सीजन के मात्र 2 परमाणु है। यह संतुलित समीकरण नहीं है, मतलब इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु इसके क्रिया के बनने में बाहर मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण आपके सामने हम दिए हैं ये संतुलित समीकरण माना जाएगा। तो दोस्तों अब ये क्या किए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु की अभिक्रिया, 2 परमाणु के 2 अणु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ करवाएं, तो ये जैसे ही ये जो अभिक्रिया हुई तो इससे प्राप्त हुआ जल के 2 अणु। और ये जो प्रोसेस हुआ ये प्रोसेस कहलाया, ये क्रिया कहलाई रासायनिक अभिक्रिया। किंतु इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम एक समीकरण से इसको जो है कि दर्शा दिए। इससे समय की भी बचत हो गई, जगह की भी बचत हो गई, और इस समीकरण को देख के ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये जो जल जो हमने बनाया है उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, जिस ये उत्पाद के रूप में कितने उत्पाद प्राप्त हुए और इसके लिए कौन कौन अभिकारक का मदद लेना पड़ा, किस किस अभिकारक का मदद लेना पड़ा, उसमें कितने कितने परमाणु हैं, कितने कितने परमाणु भार है, ये सभी चीज ये एक सिंपल से एक लाइन के समीकरण से हमको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के माध्यम से दर्शाया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के माध्यम से सूचित किया जाता है उसे बाबू रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और उस रासायनिक समीकरण के कई लाभ है जो कि हमने आपको बताया भी है। एक शॉर्टली आप इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने में, दर्शाने में सुविधा होती है। ठीक है, यह किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए अवकार को एवं उत्पादों के सही मात्रा की जानकारी का पता चलता है। देखिए जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कहलाएगा उत्पाद। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को कहेंगे उत्पाद। ये उत्पाद जिस जिस से मिलकर बना है, जिस जिस से मिलकर बना है वो कहलाएगा अभिकारक। वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। यानी कि उत्पाद जिस जिस प्रोडक्ट से मिलकर बना है उसको कहेंगे अभिकारक, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाएगा उत्पाद।
ठीक है, तो इस रासायनिक समीकरण से अभिकारक और उत्पाद दोनों के सही मात्रा की जानकारी का पता इस रासायनिक समीकरण के द्वारा आसानी से चल जाता है। और इतना ही नहीं, रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण के लिए जो रासायनिक सूत्र बने हुए हैं उसको IUPAC का मान्यता मिला हुआ है, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के बारे में आपको आगे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। IUPAC नेम के अंतर्गत जो भी समीकरण आते हैं या यौगिक आता है उसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया में वो एक ही तरह के चलते हैं। ये उसको इंटरनेशनल तरीके से उस नाम को मान्यता मिला गया है। जैसे कि आप लोग IUPAC का पूरा नाम आप समझेंगे, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P से प्योर, A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की दुनिया में जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर संगठन बनाकर नाम को प्योर करके अप्लाई किया गया, केमिस्ट्री के नाम को प्योर करके अप्लाई किया गया, उसके समीकरण को प्योर करके अप्लाई किया गया, तो वो सारे नाम, वो समीकरण, वो यौगिक को IUPAC के द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल में एक ही तरह से माना जाता है। यानी कि आप अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उसके लिए जिस समीकरण को आप पढ़ रहे हैं वो समीकरण आपको केवल अपने देश में ही मदद नहीं करेगा, पूरी दुनिया में एक ही तरह के समीकरण है उस पदार्थ के, उस उत्पाद के निर्माण के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां जल का निर्माण आपको एक समीकरण के माध्यम से बताए हैं, तो ये जल के उत्पाद के लिए, जल की रासायनिक अभिक्रिया के लिए ये समीकरण पूरी दुनिया में एक ही है। यानी अलग अलग इस जल के लिए ऐसा नहीं है कि आप भारत में पढ़ रहे हैं तो ये समीकरण ऐसा है और चाइनीज में जाइएगा तो चूंचा में रहेगा, जापानीज में कुछ और, अमेरिका में कुछ और, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसको IUPAC नाम के रूप में उसको रखा गया है, जिससे दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही प्रकार से पढ़ी जाती है। क्या कोई दिक्कत है? समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप समझ में आ रहा है आपको? और मैं एक बार फिर से रासायनिक समीकरण के लिए एक बार फिर से मैं उसकी विशेषता, उसके लाभ पर प्रकाश डाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने में, यानी केमिकल रिएक्शन को डिनोट करने में सुविधा होती है। दूसरा मैंने बताया है कि किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए उत्पाद और अभिकारक दोनों के सही मात्रा की जानकारी का पता चलता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया है कि रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्रों को IUPAC नाम पर रखा गया है, जिससे पूरी दुनिया में इसे समझने में काफी सुविधा होती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लेकर आपको आते हैं आगे की ओर। इसमें आपको एक सूचना भी आपको समझना होगा कि रासायनिक समीकरण के लिए कौन कौन सी सूचनाएं मिलती है। तो रासायनिक समीकरण से समय और जगह की बचत होती है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, रासायनिक समीकरण से समय की भी बचत हो जाती है और जगह की भी बचत होती है। इतना ही नहीं, एक लाइन का ये जो समीकरण देख रहे हैं ना, एक लाइन का समीकरण, इस समीकरण से आपको सूचना के रूप में यह मिलता है कि किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए उसमें कौन कौन से अभिकारक की आवश्यकता होगी, इसकी भी सूचना मिलती है। किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए उसके कितने कितने परमाणु होंगे, इसकी भी जानकारी का पता चलता है। और तो और उस तत्व या उस यौगिक के कितने कितने द्रव्यमान संख्या होंगे, इस जानकारी का पता भी रासायनिक समीकरण के माध्यम से आसानी से चलता है। यानी कि दोस्तों मैंने आज के क्लास में आपको 2 टॉपिक क्लियर किया है। टॉपिक है पहला रासायनिक अभिक्रिया क्या है, और उसको मैं शॉर्टली आपको मैं बताता हूं कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी नए पदार्थ का बनना या नए पदार्थ का निर्माण करना, यह कहलाता रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण से हम सूचित करते हैं वो समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भी कई लाभ है, रासायनिक समीकरण के भी कई लाभ है। और रासायनिक समीकरण के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के लाभ में मैंने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अवक्षेप प्राप्त होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा
पदार्थों के गैस की उत्पत्ति होती है, ठोस की उत्पत्ति होती है, उसमें द्रव की उत्पत्ति होती है। ये सारी बातें हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बताया है। साथ ही मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थों के रंगों में परिवर्तन लाया जाता है। और वही समीकरण की बात करें तो समीकरण से कई विशेषता है, समीकरण की अपनी कई विशेषता है, जिसमें हमने आपको नेक्स्ट क्लास में जो है कि और आगे की ओर बढ़ते हुए मैंने आपको बताया है कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने में सुविधा होती है। रासायनिक समीकरण से किसी निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए अवकारक और उत्पाद दोनों की सही मात्रा की जानकारी का पता चलता है। और रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्रों को आईयूपीएसी नाम के आधार पर रखा गया, जिससे पूरी दुनिया में समझने में काफी सुविधा होती है। दोस्तों, तो मैं इसी के साथ सूचना भी बता दिया था आपको शॉर्टली कि रासायनिक समीकरण से संकेत रासायनिक समीकरण के द्वारा उत्पाद किसी निश्चित उत्पाद का निर्माण किस किस यौगिक के मिलने से हुआ है, ये इसके जानकारी का पता चलता है। दूसरा, उसमें कितने कितने परमाणु संख्या है, उसकी जानकारी का पता चलता है। उसके कितने कितने द्रव्यमान संख्या है, उसकी जानकारी का पता चलता है। यानी कि रासायनिक समीकरण के मदद से हम रासायनिक अभिक्रिया को काफी आसान तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेकर आ रहे हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, यानी कि किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इस प्रोसेस को भी हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद।